नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आज रायपुर में सभी के हाथों में तिरंगा था। जुआ पर भारत माता के जयकारे थे और संदेश था राष्ट्रभक्ति का। लेकिन तिरंगा यात्रा खत्म हुई और शुरू हो गया सियासी संग्राम। सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में निकली तिरंगा यात्रा में बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए, स्कूली बच्चे शामिल हुए, शहर के लोग शामिल हुए। पूरा रायपुर तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। लेकिन कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी और आरएसएस के इतिहास को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो लोग कभी तिरंगे को स्वीकार नहीं करते थे, आज वही देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब कांग्रेस का ये आरोप लगा तो बीजेपी चुप कैसे रहती। गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया, कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन तिरंगे का विरोध क्यों। ऐसे में सवाल यह है, क्या कांग्रेस के आरोपों में इतिहास का सच तलाशना चाहिए, या बीजेपी का सवाल सही है कि राजनीतिक विरोध की भी एक सीमा होनी चाहिए। करेंगे इन सब पर चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए आप। रायपुर में तिरंगे की शान में निकली भव्य यात्रा। इंडोर स्टेडियम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तिरंगा लहराकर प्रदेश स्तरीय यात्रा की शुरुआत की। हाथों में तिरंगा, जुबा पर भारत माता के जयकारों के साथ बड़ी संख्या में स्कूली कॉलेज छात्र छात्राएं और शहरवासी यात्रा में शामिल हुए। यात्रा इंडोर स्टेडियम से निकलकर गणेश मंदिर तिराहा, बूढ़ापारा बिजली ऑफिस, नगर निगम भवन, महिला थाना चौक और फायर ब्रिगेड चौक होते हुए सुभाष स्टेडियम पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव, गृह मंत्री विजय शर्मा, मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, मंत्री राजेश अग्रवाल, विधायक राजेश मुड़त समेत बीजेपी के कई नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। पूरा शहर देशभक्ति के नारों से गूंजता नजर आया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तिरंगा यात्रा को आजादी के महत्व और नई पीढ़ी में राष्ट्र भावना जगाने का माध्यम बताया। उन्होंने लोगों से अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की। प्रदेश स्तर का तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन हुआ है। इसमें हमारे प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के पदाधिकारी और पूरे रायपुर के कोने कोने से सज्जनवृंद और स्कूलों से हमारे बेटा बेटी सभी इसमें बूढ़े बुजुर्ग महिला बहुत उत्साह के साथ इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो वही तिरंगा यात्रा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी और आरएसएस के इतिहास पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। दीपक बैज ने कहा कि जिन लोगों ने आजादी के बाद तिरंगा ही नहीं फहराया और जिनका स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के साथ संबंध रहा, वे आज देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। दीपक बैज के बयान पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया और कहा कि तिरंगे से किसी को गुरेज कैसे हो सकता है। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए हैं। क्या उनका यात्रा में शामिल होना गलत था? जो भाजपा और आरएसएस कभी तिरंगा झंडा को स्वीकारा नहीं और 52 साल तक आरएसएस कार्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहरा और आज भी तिरंगा झंडा नहीं फहरा रहे, उनकी शाखाओं में वो लोग तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे। ऐसे लोगों को पहले तो अपने इतिहास को याद करना चाहिए। तिरंगा की यात्रा से कैसे किसी को गुरेज हो सकता है? मुझे बताएं, ये भाजपा ही निकाल रही है, ऐसा तो नहीं है। इसमें तो स्कूल के बच्चे आए थे, तो गलत कर रहे हैं वो लोग। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, भाजपा का विरोध करिए, आप विपक्ष की पार्टी है, कोई बात नहीं। तिरंगे का विरोध कर लें, लेकिन राष्ट्र का विरोध कर लें, लेकिन स्वतंत्रता का विरोध कर लें, नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन का विरोध कर लेंगे, क्या आप आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन का विरोध कर लेंगे? विरोध का ये मतलब नहीं होता, विपक्ष पार्टी होने का ये मतलब नहीं होता। ये उनको समझना होगा। न समझेंगे तो जनता समझाएगी। बहरहाल रायपुर में तिरंगा यात्रा खत्म हो गई है, लेकिन इसके साथ शुरू हुआ सियासी विवाद अभी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ बीजेपी इसे राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने यात्रा को लेकर
बीजेपी और आरएसएस के इतिहास पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी तिरंगा एक है, लेकिन उसे देखने का सियासी नजरिया अलग अलग है। अब सवाल यही है कि क्या तिरंगे के सम्मान को राजनीति से ऊपर नहीं रखा जाना चाहिए? अब देखना होगा ये बहस सिर्फ बयानबाजी तक रहती है या फिर आने वाले दिनों में तिरंगा और राष्ट्रवाद प्रदेश की सियासत का बड़ा मुद्दा बनता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और चलिए चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संजय श्रीवास्तव बीजेपी नेता हैं, सुरेंद्र शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद हैं उचित शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संजय जी, देखिए, आपत्ति तिरंगे को लेकर नहीं जताई जा रही है। जब चर्चा की गई और दीपक बैज का जो बयान है वो आपत्ति ले रहे हैं, खासतौर पर उस समय को लेकर कि 52 साल तक आरएसएस की शाखाओं में, आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया गया, उसको लेकर 52 साल बाद अब फहराया जाता है। उस वक्त को लेकर नहीं, पहले को लेकर। असल में आपको बताना पड़ेगा कि कैसे 52 साल पहले जो तिरंगे को लेकर प्रेम नहीं था वो आज इतना बड़ा कि अब हर घर तिरंगा भी होता है और तिरंगा यात्रा भी होती है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है और बड़े आश्चर्य की बात है कि आज जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, देश में बड़े उत्साह के साथ में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, हर घर तिरंगा का एक आह्वान यदि भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, हम कर रहे हैं, हमारा आह्वान भी है, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि बीजेपी की ये तिरंगा यात्रा है, बीजेपी हर घर तिरंगा का अभियान चला रही है। हम तो पूरे देश को जोड़ना चाहते हैं इसमें कि हर घर तिरंगा देश की आजादी का विषय है, एक स्वाभिमान का एक विषय है और वो हर व्यक्ति तक, हर घर तक ये पहुंचना चाहिए। ये प्रश्न करते हमेशा आरएसएस को लेकर कि आरएसएस के उसमें नहीं होता, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको आज यदि तिरंगा यात्रा निकल रही है, तिरंगे को लेकर कार्यक्रम यदि कर रहे हैं, आप अपनी कौन सी भूमिका स्पष्ट करना चाहते हैं? इस हिंदुस्तान के अंदर में 140-50 करोड़ यदि जनता है तो हर एक व्यक्ति को इस बात का अधिकार है कि वो तिरंगा यात्रा निकाले, हर घर पर तिरंगा फहराए और तिरंगे के सम्मान में सभी प्रकार के कार्यक्रमों को करे। लेकिन वारे कांग्रेस, कभी आपने ये भी नहीं सोचा इस तिरंगे यात्रा पर हम यदि डिबेट करें, पुरानी बातों को लेकर करें, तो आखिर इसका संदेश क्या जाएगा? आज भारत विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा हो रहा है। तकलीफ आपको इस बात की है ना केवल कि देश के प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं और हमने किया इसको इन 12 वर्षों के अंदर में घर घर तक तिरंगा। आप तो औपचारिक कर रहे थे, देश की आजादी के बाद से आप 58 सालों तक सरकार में रहे, आप औपचारिक कर रहे थे। क्या किया आपने? केवल एक सरकारी कार्यक्रम तक उसको सीमित रख दिया। लेकिन हर घर तक तिरंगे का भाव, तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारी मान है, शान है। और यदि वो राष्ट्र भाव यदि हर एक व्यक्ति पर, हर एक हिंदुस्तानी के दिल पर यदि करने का प्रयास यदि किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें कांग्रेस को किस प्रकार की आपत्ति होती है? और मैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है, मुझे लगता है कि इस तिरंगा यात्रा पर हम किसी पर सवाल, अरे आप भी आइए, आगे आइए और हर घर तिरंगा यात्रा निकालिए, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा विषय नहीं, संजय जी, उसको इस तरीके से भी आप समझाइए कि आखिर कितना बदलाव आया देशभक्ति की भावना में। राजनीतिक मजबूरी है, आपकी ये राजनीतिक मजबूरी है। हाँ, मैं इस बात को भी कह रहा हूं, मेरा सवाल ये भी आपसे कि आखिर उसको इस तरीके से समझाना होगा, क्योंकि हर घर तिरंगा मना रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं हर साल, तो किस तरीके से कितना देशभक्ति की भावना, बदलाव आया है देश के जन जन के अंदर, उसको भी आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा, शायद वो समझ आए, फिर वो चीज समझ पाए कि आखिर देशभक्ति की भावना प्रबल हो रही है कि अंदर साल दर साल। मुझे, हाँ जी, मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी जी, हाँ, निश्चित तौर पे, बिल्कुल। आज देश और दुनिया आज देश और दुनिया के अंदर में जो भारत का स्थान है, देश और दुनिया के अंदर में जो इस देश के प्रधानमंत्री का स्थान है, उसको केवल कांग्रेस पहचान नहीं पा रही है। और देश की जनता, युवा सब देख रहे हैं इस बात को लेके। हमारी आंतरिक स्थिति क्या है, कोई मतभेद है, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आज दुनिया के अंदर में यदि धमक है इस तिरंगे की, इस देश की, इसको आगे बढ़ाने का काम किया। क्यों नहीं पहले इस तरह की चीजें हुई? कांग्रेस नहीं समझ पा रही। ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार, यदि हम दीपावली, दशहरा, होली यदि हम कर सकते हैं तो हम अपने इस बड़े त्योहार को उत्साह के साथ में क्यों नहीं मना सकते? कांग्रेस से जवाब ले लेता हूं सुरेंद्र जी। ये हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा, उसका संदेश एक ही रहता है, देशभक्ति की भावना को प्रबल किया जाए। ये एक सामूहिक नेतृत्व है, सभी के एकजुट होने से हो रहा है।
आपत्ति क्या कांग्रेस को है या फिर 52 साल के सवाल जो किया जाता है कि 52 साल से तिरंगा नहीं फहराया आरएसएस के हेडक्वार्टर और दूसरी शाखाओं में अब भी नहीं फहराया जा रहा है, ये दीपक बैच कह रहे हैं। क्या तिरंगा यात्रा को लेकर कोई आपत्ति? राष्ट्रीय तिरंगा या राष्ट्र की स्वतंत्रता या लोक भारत के लोकतंत्र इस विषय में किए क्या जाने वाले किसी कार्यक्रम के प्रति न कोई आपत्ति है न कोई विरोध, बल्कि हमको तो खुशी हो रही है कि जिन लोगों ने 52 साल तक तिरंगा के महत्व को नहीं समझा और आज वो ये प्रश्न कर रहे हैं हमसे कि तिरंगा का विरोध क्यों भाई। तो यही तो प्रश्न है कि देश की आजादी के बाद 52 साल तक आपने तिरंगे का विरोध क्यों किया, आपके मुख्यालय में तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया। आप दे रहे हैं, दुरुस्त है, अच्छी बात है, ये भारत देश है, तिरंगा हमारे देश का झंडा है, इसमें जो इसका जो भगवा रंग है वो हिंदुओं का प्रतीक है, इसका हरा रंग ये मुसलमानों का प्रतीक है, बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक है। इन सारे चीजों को मानिए, अच्छी बात है, मानना चाहिए। इस देश में रहना है तो तिरंगे का सम्मान करना पड़ेगा। इस देश में अगर आगे बढ़ना है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का सम्मान करना हरा पड़ेगा। रंग कोई हरा और केसरिया रंग किसी धर्म का नहीं है, वो थोड़ा सा हिंदू और मुसलमान का नहीं है जो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का प्रतीक है, हिंदुओं का प्रतीक है। बता दीजिए क्यों बनाया गया इसको? नहीं है, ये मुसलमानों का प्रतीक और हिंदुओं का प्रतीक। इसके ये तीनों रंगों का प्रतीक किस बात के एक लिए? नई व्याख्या मत करिए, नहीं तो ये डिबेट बहुत आगे निकल जाएगा। आप गलत बता रहे हैं थोड़ा सा। केसरिया और जो ये भावना है, धार्मिक भावना अब तिरंगे के अंदर में भी मुसलमान, तिरंगे को नहीं समझते, तिरंगे के अंदर में भी मुसलमान हरा रंग दिख रहा है। आप तिरंगे इनके भाव को आप समझ सकते हैं, कि नजरों को आप समझ सकते हैं। हरा रंग केवल इनको मुसलमान दिखता है, मुसलमान का दिखता है। मैं अच्छी बात है, आप तिरंगे के रास्ते में चल रहे हैं, भारत के लोकतंत्र के रास्ते में चल रहे हैं, आप झंडे का अपमान कर रहे हैं। संजय भाई थोड़ा सुन लो, आप झंडे का अपमान आपने कर रहे प्रश्न हैं। किया कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है, नहीं तो आप झंडे का अपमान कांग्रेस क्यों पुराने सवाल कर रही है, आप क्यों नेहरू से सवाल करते हैं, क्यों इंदिरा जी से सवाल करते हैं, आप क्यों पुराने कांग्रेस नेताओं से सवाल करते हैं? तो हमसे आप सवाल करेंगे तो वाजिब, और हम आपसे सवाल करेंगे कि 52 साल तक तिरंगे का अपमान आपने क्यों किया। तो ये गलत है, आप बड़े राष्ट्रवादी हो गए, तिरंगा यात्रा फहराने के बाद आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए, हमारी पार्टी के लोगों ने बलिदान दिया, वो मूर्ख हो गए। तकलीफ आपको क्यों हो रही है? नहीं है भाई साहब, नहीं है। आह्वान है तो कांग्रेस आदरणीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके आह्वान का सम्मान है, उसमें कोई चलिए मैं एक काम करता हूँ, उचित शर्मा जी से जवाब लेते हैं। और जो आपने किए वो थोड़ी सी हटके कर दी है, ऐसा ना इतिहासकारों ने सोचा था, ना ही तिरंगे को लेकर जो इस वक्त आपने किए। मैं और जवाब लेता हूँ। उचित जी, तिरंगे की व्याख्या अब तो बहुत जरूरी हो जाती है, तीनों रंग ये किसके क्या प्रतीक है वो समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुद्दा कुछ और था, भटक ना जाए, हम भी नहीं चाहते हैं। जी बहुत जल्दी, बहुत सही है, इसको बहुत जल्दी समझाने की कोशिश करते हैं। शौर्य, त्याग और शांति का प्रतीक है। संविधान सभा में डॉक्टर राधाकृष्णन ने तीनों रंग को महत्व समझाया था, नो डाउट। भगवा हमारा जो रंग है वो हमारे वैराग्य का प्रतीक है, ये बात सही है। सफेद रंग हमारे आचरण का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो हमारी हरियाली का प्रतीक है, हमारी खेती का प्रतीक है, और जो अशोक चक्र जो आया है वो भी शांति का प्रतीक है, वो हमारे समय का पहिया है, धर्म का पहिया उसे बोला जाता है, इसीलिए वो किया गया है। ये तीनों कलर की होगी बात, लेकिन अभी सवाल ये है कि इसमें इतना विवाद क्यों, इतनी चर्चा क्यों हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि इतिहास को ये नेहरू जी सवाल करते हैं, तो ये आप झंडे पे सवाल करते हैं। ये बात सत्य, दोनों इतिहास में जब पढ़ेंगे आप थोड़ा सा, तो दोनों चीज का उल्लेख है। गुरु गोलवलकर को नकारा नहीं जा सकता कि बंच ऑफ थॉट्स उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने बोला था कि इस झंडे का कोई भी हिंदू उसका सम्मान नहीं कर पाएगा, उन्होंने स्पष्ट कहा था। ऑर्गेनाइजर में उन्होंने क्या लिखा 1966 में, वो देख लीजिए, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। किसी ने झंडा आरएसएस के कार्यालय में फहरा दिया था, तो उनके साथ क्या सलूक हुआ वो भी सब जानते हैं। तो ये संजय जी कई चीजों का जवाब देना चूक जाते, 52 साल तक क्यों नहीं फहराया उस पर नहीं बोल पाए, ठीक है। लेकिन ये बात भी सत्य है, इतिहास ये भी बताता है कि नागर हवेली पे, गोवा पे जब आजाद हुए तो आरएसएस के लोगों ने झंडे से ही वहां पे फ्लैग होस्टिंग की थी, ये बात भी सत्य है। शाखा में झंडे फहराए जाते हैं, ये बात भी सत्य है। लेकिन ये मैं कहता हूं कि आरएसएस ने और भाजपा ने अपने आप को रिफॉर्म किया इस विचारधारा पे, उन्होंने परिवर्तन लाया अपनी विचारधारा पे।
शुरुआती दौर में देखिए, ये इस पर थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। हाँ जी, बोलिए। क्योंकि ये चीजें वाकई सत्य है कि जब पटेल जी ने इनको पत्र लिखा कि इनके ऊपर आरोप था, तो जो बैन किया गया था, बैन में एक शर्त थी कि आपको झंडा स्वीकारना होगा। आयंगर जी ने पत्र लिखा था। इतिहास में इन सब का उल्लेख है। ये बात भी सत्य है कि झंडे का इन्होंने स्वीकारता नहीं थी। नेशनल, उन्होंने उसका कारण भी बताया कि ये नेशनल रीजन से प्रेरित नहीं है। जो कारण बताया गोलवलकर जी ने, उनका कहना था कि नेशनल विजन से प्रेरित नहीं, इसलिए हम इसका सम्मान नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये कहीं से ये इतिहास जब दोहराते तो नेहरू को सदन में चिल्लाएंगे, तो जब इनको मौका मिलेगा तो ये भी चिल्लाएंगे कि देश के प्रति, आपकी तिरंगा के प्रति कितना सम्मान है, इतिहास वो भी जानता है। तो देखिए, इतिहास को खंगालने से होगा कुछ नहीं। ये भाजपा ने अपने आप को रिफॉर्म किया है, सम्मान बढ़ा है, अच्छी बात है, और नेशनल इंटीग्रिटी के रूप में से देखना चाहिए। ये अगर बहुत बेहतरी के लिए अगर कोई चीज हुई है तो उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन चूंकि राजनीति है, कांग्रेसी इसके विरोध करेंगे, इसमें तमाम कटाक्ष भी करेंगे, तमाम उनकी वो चीजें करेंगे जो इतिहास में दर्ज है। और इतिहास के दर्ज को ना संयम नकार सकते हैं, ना संजय श्रीवास्तव, ना सुरेंद्र शर्मा। क्या आयंगर जी का पत्र क्या था, क्यों बैन हटा, उसका रीजन था, और गोलवलकर जी ने क्या लिखा, और ऑर्गेनाइजर के संपादकीय में क्या लिखा गया था। ये तमाम इतिहास में उसका उल्लेख है। हम सभी जो है आजादी के बाद की पैदाइश है, तो हम उस समय तो थे नहीं, लेकिन इतिहास पढ़ के और जो लोगों की बुद्धिजीवियों ने जो किताबें लिखी है उसको पढ़ के ही हम बता पाएंगे कि सही क्या है। तो इतिहास में इन चीजों का उल्लेख है। चलिए, बिल्कुल, मैं इसलिए आपका रुख भी किया था कि थोड़ा विस्तार से बताइएगा, और विस्तार से आपने बताया भी है। सुरेंद्र जी, साहस, शांति और शौर्य का प्रतीक हमारा तिरंगा, और ऐसे में उसमें अलग अलग रंग आपने जरूर दे दिया। वो एक कंफ्यूजन है, या फिर मैं समझूं कि इसमें वाकई कोई सोच है? क्योंकि जो पूरी की पूरी अभी विस्तार से बताया उचित जी ने कि आखिर क्या सोच थी उसके पीछे, तीनों रंगों के पीछे। और अब जाकर तिरंगा यात्रा का आप लोग स्वागत तो करते ही हैं कि हाँ या ना? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है, उचित जी ने जो बताया उसके संबंध में बिल्कुल अगर कोई बात, अच्छी बात बताई जाती है, उसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं। और मैंने जो उसकी व्याख्या की थी, तिरंगे की व्याख्या, अगर वो गलत है तो उनको स्वीकार करने में भी आपत्ति नहीं। जरूर, बिल्कुल। और अगर देश के प्रधानमंत्री के कहने पे भारत देश तिरंगा लहरा रहा है स्वतंत्रता दिवस के समय, वो भी आपत्तिजनक बात नहीं है। वो भी, उसमें भी विरोध का तो प्रश्न ही नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी तिरंगा फहराएगी तो कांग्रेस पार्टी के अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराएगी? फहराएंगे, बिल्कुल। उनसे पहले से फहराते रहे। जब ये अवमानना करते थे तब से फहराते हैं। सवाल इस बात का है कि जब आप हर बात पे नेहरू जी से सवाल करने लगते, जब आप हर बात पे इंदिरा जी से सवाल करते, जब हर बात में कांग्रेस के अतीत से आप सवाल करते, तो आज अब जब सिर ऊंचा करके तिरंगा झंडा फहराने निकल रहे हैं तो आपके अतीत से सवाल तो होगा, और उसकी जवाबदेही भी बनती है। ऐसा नहीं हो सकता कि मिठ मिठ गप गप करू करू थू थू, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप दूसरों से सवाल पूछेंगे तो आपको सवाल के उत्तर देने होंगे। आप दूसरों के अतीत पे झांकेंगे तो आपको अपनी खिड़की खोल के रखनी होगी। हम भी उसमें झांकने का हक रखते हैं। और सीधी सीधी बात यह है कि जहां तक तिरंगे का सवाल है, राष्ट्र का सवाल है, राष्ट्रभक्ति का सवाल है, इसमें कोई विवाद नहीं, कोई बहस नहीं, कोई मत मतदान करते। चलिए, जरूर। संजय जी, देर आए दुरुस्त आए, लगता है बीजेपी के लिए हो या फिर कहावत बिल्कुल सही है, और दुरुस्त आए तो बहुत ज्यादा अच्छे आए हैं। आपने तिरंगा यात्रा की जो शुरुआत की है, हर घर तिरंगा अभियान बहुत सारे चलाए गए हैं। हर घर के अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करना 15 अगस्त और 26 जनवरी तक तो रहती है, लेकिन उसके आगे से पीछे तक, और सबसे जरूरी हो जाता है कि अब तक हम सामूहिक कार्यालयों पर तिरंगा, लेकिन हर घर में जब तिरंगा लगता है तो एक एहसास होता है कि वाकई आजादी, और ये तिरंगा सिर्फ एक दिन लग के नहीं रहता है। क्या अब ये जरूरी है कि उस तिरंगे की जिस कलरों को, रंगों को जिन भावना से बनाया गया था, उस भावना पे ऊपर कितने हम खरे उतर पाए, खासतौर पर साहस, शांति, शौर्य, विकास? चर्चा ये होनी चाहिए कि आज तक इतने सालों में तिरंगा फहराने के बाद इस देश की, संविधान की, कानूनों की भावना के अनुरूप हम कितना बढ़ पाए, कितना विकास हो पाया। सबसे मुद्दा मैं यही कहलाएगा मेरे लिए आज भी। नहीं, निश्चित रूप से संयम जी, आपने बिल्कुल सही समय पे सही सवाल किया है। हमारा भी तो यही सवाल है। अभी सुरेंद्र जी, नेहरू जी और इंदिरा जी की बात कर रहे थे, अरे आज तो राष्ट्रीयता की बात हो रही है। और यदि हम कोई प्रश्न करते हैं कि इतने वर्षों में ऐसा क्यों,
तो आप उसको राजनीतिक रूप से दूसरे तरीके से सोचते हैं। आज यदि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2047 विकसित भारत की परिकल्पना की है, तो केवल हम झंडे फहराने से विकसित भारत को नहीं बना पाएंगे। कहीं ना कहीं पूरे देश को जोड़ना पड़ेगा, देश की भावनाओं को जोड़ना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, तब हम विकसित भारत की परिकल्पना को पूर्ण कर पाएंगे। और उसके लिए सबसे बड़ी चीजें होती है उत्साह, नेशनल इंटीग्रिटी। यदि हम एक नहीं होंगे तो आखिर देश कैसे आगे बढ़ेगा? इस भाव को आज नहीं, वर्ष 2014 से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो जल की बात हो, किसी भी विषय को लेकर उन्होंने सबको जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस के साथ में दिक्कत यह रही कि हमेशा से उनको ऐसा लगने लगा जैसे हर एक, यदि बीजेपी कोई काम करती है, राष्ट्रीयता का काम करती है, तो वो उसको मुद्दा बनाने लगते हैं। उनको लगता है ये बीजेपी का हो गया। ऐसा नहीं है, ये तो मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं, ये बीजेपी का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। इसलिए इतने इस बात को लेकर कांग्रेस को समझ, आज का विषय यदि 4 दिन पहले आज हमारी तिरंगा यात्रा निकल रही है, क्यों इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं के? आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप यहां पर बैठकर सोरेन जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो सुलझे हुए नेता, लेकिन इनके पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज सवाल कर रहे हैं कि नहीं? दूसरी चीजें सवाल खड़े कर रहे हैं कि नहीं? आज आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता, 2000 सवाल सिर्फ उतना से उठा रहे हैं, 52 साल का सवाल आपका, आप ही सब है, हम भी फहराएंगे, आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए इसमें? सवाल सिर्फ उनको 52 साल पर है। नहीं, फहराएंगे बोलने से नहीं है ना, बोलने से नहीं। दीपक बैज का सवाल 52 साल को लेकर था, बाकी तो बोलने से नहीं है। 52 साल, देखिए 52 साल का जो विषय था, संयम जी थोड़ा संयमता के साथ में 52 साल में संयम ही रखा हूं मैं। आपसे सवाल पूछ रहा हूं, दीपक बैज का जो सवाल था वो रहेगा। ऐसे बहुत सारे, सुन लीजिए, ऐसे बहुत सारे जो प्रकरण हैं, ऐसे देश के राष्ट्रीय झंडे के अपमान के 100 प्रकरण हैं जो मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन हम स्वीकार, यदि उचित जी ने उस बात को बताया, उस पर मैं किंतु परंतु नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आज की स्थिति में आप तो आज सवाल खड़ा कर रहे हैं। देश की आजादी में अपना योगदान बताने वाले लोग आज इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। यदि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यदि ये सब चीजें चल रही हैं, तिरंगा यात्रा निकल रही है, सब पूरे देश के अंदर में चल रहा है, तो आखिर इस पर सवाल क्यों? दीपक बैज का बयान क्यों? चलिए, बिल्कुल, ऐसा है, वैसा है, पुराना है। हम तो पूर्णतः राष्ट्रीयता भावना के साथ में ये 5 दिन के कार्यक्रम को लेकर आए हैं, लेकिन आप इसमें राजनीति की बात कर रहे हैं। उचित शर्मा जी, अभी मुद्दा वही जो मेरा सवाल था कि आखिर एक रंग जो विकास का प्रतीक बताता है, विकास कितना हुआ है, उसके अनुरूप हम उस पर सवाल कर लेते हैं। तिरंगा फहराया जा रहा है, कौन कितनी यात्रा निकाल रहा है, यात्रा के जरिए क्या संदेश है, देशभक्ति साल दर साल कितनी बढ़ रही है, वो एक अलग मुद्दा। क्या हम वाकई उस अनुरूप काम कर पा रहे हैं? विकास, संयम जी, हकीकत यह है कि ध्वज को लेके आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग बहुत संजीदा रहते हैं। ये एक दिन ध्वज के नाम भी करते हैं, ध्वज के नाम पे कलेक्शन भी होता है, ध्वज के नाम पे उनको सम्मान दिया जाता है, दान दिया जाता है। तो ध्वज का एक भगवान स्वरूप आरएसएस में उसकी पूजा होती है। ध्वज की अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी है। तो ध्वज की जहां भी बात होगी, आरएसएस के लोग वो भावुक होते हैं, संवेदनशील रहते हैं, और ध्वज को वो जो है वो अपने हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। तो ये आरएसएस की अपनी आइडियोलॉजी है। ध्वज को लेके संजीदा होना कोई नई बात नहीं है, वो उनकी शुरुआत से हो। ध्वज जो उनका ध्वज है वो एक्चुअली राष्ट्रीयता से नहीं, वो धर्म से जुड़ा हुआ है। आप अगर उसको देखें तो जो भगवा है, तो उसमें उल्लेख है कि वो बोलते भी है कि ये तो कृष्ण जी के रथ में भी था, राम जी के रथ में भी था। तो भगवा जो है उनके लिए राष्ट्र का नहीं, धर्म का प्रतीक मानते हैं, और उसका बड़ा सम्मान है। और इसके लिए उनका एक, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, उनके लिए बड़ा अच्छा एक दिन बनाया जाता है जहां पे पूरे लोग ध्वज के प्रति समर्पित होते हैं, और उसके लिए उनका सम्मान, ध्वज का सम्मान दिवस मनाया जाता है, अगर मैं संजय जी गलत नहीं हूं। लेकिन ये बात, बहुत सारी इश्यूज उठते हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए, चाहे वो कोई ही राजनीतिक पार्टी हो। आप वहां पर अगर आप पूर्व में लेके जाएंगे तो ऐसे जर्मनी भी जो विकसित बना है वो अपने पूर्व के काले इतिहास को छोड़ के विकसित बना है। ये हमारे राजनीतिक दल नहीं समझ रहे। आप बीच बीच में 15 बार पानी पी के आप नेहरू को कोसेंगे, पानी पी के आप पुराने प्रधानमंत्री को कोसेंगे, तो याद रखिए जब आने वाला समय आएगा तो आपके प्रधानमंत्री भी कोसे जाएंगे। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो ये भी गलत है। अगर पूर्व की चीजों को लेकर हम एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते रहे तो हम एक विकसित भारत में 2047 में नहीं, 2087 में भी नहीं बना पाएंगे।
बिल्कुल। तो ये एक तरीके से मेरा मंतव्य सिर्फ ये था कि तिरंगे का जो संदेश रंग देता है उस अनुरूप क्या इस देश की सरकारें उस भावना के अनुरूप काम कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, वो एक अंतिम सवाल था। वो मैं सवाल को यही छोड़ता हूं क्योंकि जनता को वो सोचना है। वक्त इतना ही था। शुक्रिया अदा करूंगा संजय जी आपका, सुरेंद्र जी आपका और उचित जी आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की बहस में सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि रायपुर में तिरंगा यात्रा कितनी भव्य रही, सवाल यह भी था कि तिरंगे के सम्मान के साथ सियासत कहां तक जायज है। तिरंगा हमारा गौरव है, हमारी पहचान है और इसलिए इसे राजनीति से ऊपर रखना भी उतना ही जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।